नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश के तमाम काबीना मंत्री विदेश दौरे पर हैं इन दिनों, वहां से निवेश ला रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि तमाम जगहों से भारी निवेश की खबरें मिल रही हैं और निवेशक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से यहां पर निवेश करने के लिए तैयार हैं। जो खबर आई है हमारे पास उसके मुताबिक सिंगापुर से तकरीबन 8,500 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। कनाडा में 1,200 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। जापान की कंपनी नोएडा में निवेश करेगी तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा न्यूयॉर्क से भी 2,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। जापान डिफेंस, हेल्थ और रिटेल स्टोर्स में भी निवेश करेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, संजय निषाद और तमाम अधिकारी गण विदेश दौरे पर गए थे निवेश जुटाने के लिए। इसी बीच में इस निवेश को लेके विपक्ष भी हमलावर हो गया है। विपक्ष का ये कहना है कि इससे पहले की सरकारों में जो इन्वेस्टर्स मीट होती थी वो ज़्यादा प्रासंगिक थी और ज़्यादा रेलेवेंट थी, ये केवल शोशेबाजी है और एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे कि इस निवेश से और इस दौरे से उत्तर प्रदेश की तकदीर कितनी बदलेगी, उत्तर प्रदेश के इंफ्रा में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का और उत्तर प्रदेश के विकास में कितना योगदान होगा उनका। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की डिबेट है। लेकिन मेहमानों से परिचय कराएं उससे पहले आपको दो मंत्रियों के बयान सुनवाते हैं जो इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए थे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 पर आएगा और लोगों ने अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में देखी हैं। फरवरी माह में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इसका आगाज करेंगे, दुनिया नज़ारा देखेगी। उत्तर प्रदेश शीघ्र ही नंबर 1 पर आएगा और हर क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और बिना मालूम है कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, बिना दुनिया के साथ एक साथ मिलकर बिना इंडस्ट्री लगाए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता है। तो आपने डॉक्टर संजय निषाद को सुना और श्री ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम उनको भी सुना। उनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बाहर के निवेशक आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे आधारभूत ढांचा खड़ा करने में मदद करेंगे और तमाम सेक्टर्स में पैसे लगाएंगे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय करा दें। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी। चंचल यादव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज अग्रवाल जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं अशोक पांडे जी, उनका एक रिएक्शन लेते हैं। अशोक पांडे जी, कितनी उम्मीद है आपको, इसलिए कि जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए हैं और उससे उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। देखिए, आपको बता दें कि कहीं भी कोई उद्योग तभी लगाता है जब वहां का माहौल अच्छा होगा, जब वहां सारी व्यवस्थाएं होंगी, एक सहजता होगी उद्योग लगाने में और यातायात ट्रांसपोर्ट के साधन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध पे अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, सड़कों का निर्माण किया, जिस तरह से इंस्पेक्टर राज खत्म किया, व्यापार लगाने में सहजता दिया और हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिस तरह से सुसज्जित हुए हैं, अब ये माहौल हो गया है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे लोग निवेश करें। और संजोग देखिए, हमारे मंत्री विदेशों में गए, उत्तर प्रदेश में व्यापार लगाने में 12वें नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर आ गया योगी जी के आने के बाद। और आज उत्तर प्रदेश में हमने जब माहौल दे दिया तो अपने मंत्रियों को हमने विदेशों में भेजा कि जाके इन्वेस्टर्स को बताएं और यहाँ की तस्वीर दिखाएं। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि निश्चित तौर पे इन्वेस्टर्स विदेशी यहाँ पैसा लगाने को तैयार है, इसकी खबरें आ रही हैं। निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश में
ये उद्योग लगेगा, विकास की लहर चलेगी, तब उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक बात है। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री गए हैं वहां से इन्वेस्टमेंट जुटाने और बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, इसलिए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। तो आपकी राय जानना चाहूँगा मैं। देखिए रमन भाई, मैं आपके चैनल पे बहुत ही ईमानदारी से बात अपना रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये 2.0 की सरकार है। इन्होंने 1.0 में दो निवेशों को लुभाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, औद्योगिक निवेश करने के लिए दो ब्रेकिंग सेरेमनी इन्होंने किया। और दोनों ब्रेकिंग सेरेमनी में सरकार के द्वारा ये दिखाया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के, पहली बार में शायद 3,92,092 करोड़ का दिखाया गया। उसके बाद में इससे ज़्यादा बढ़ के दिखाया गया। अब जनवरी में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैबिनेट मंत्री पूरे दुनिया के देशों का भ्रमण कर रहे हैं। उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हों, या ब्रजेश पाठक जी हों, या वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी हों, या ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हों, या राकेश सचान जी हों, और या औद्योगिक विकास मंत्री गोपाल और नंदी गुप्ता जी हों। सारे लोगों ने हर देशों में जा कर के और ढिढोरा पीट के कहीं पे जो इन्होंने जो है वहाँ पे रोड शो करके ये उत्तर प्रदेश को अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत भारी निवेश ला रहा हूँ। सच्चाई रमन जी कुछ और है। ये केवल झूठ का एक पिटारा है। पिछले के 2 ग्राउंड जीरो सेरेमनी में एक भी अभी ऐसा काम धरातल पे नहीं दिखता है रमन जी उत्तर प्रदेश में। हम लोग भी बहुत ही एक जागरूक लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। हम हमेशा हर जगह उत्तर प्रदेश के जिले में हम लोगों का भ्रमण होता जाते हैं। कहीं नहीं ऐसा दिखता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, जो ये दिखाते हैं अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से कि ये हो रहा है, असलियत तो सच्चाई ये है कि कहीं कुछ भी धरातल पे देखने मतलब में आपके नहीं हिसाब आता से है। कुछ नहीं हो रहा है। मैं पिछले बार कहना कुछ नहीं हुआ चाहता था। हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रवक्ता, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के, प्रचार तंत्रों के माध्यम से सहारा लेकर के उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, वो एक पाप है। हमारे ये बहुत बड़े हिंदू संगठन की बात करते हैं, वो धार्मिक जो है उसकी बात लेकिन इसका मैं आधार कहना क्या है? चाहता हूं आपकी कि बात का आधार क्या है? हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मगर भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, जो बड़े बड़े जो है आडंबर करते हैं, केवल झूठ बोलना, झूठ खाना, झूठ का जो है चंचल यादव हमारे प्रचार साथ। करना, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। धरातल पे असलियत में रमन भाई कुछ भी नहीं दिख ठीक रहा है। चंचल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर प्रदेश के मंत्री जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है, तमाम विपक्ष का ये कहना है कि पिछली बार जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग और विपक्षी लोग। आपकी राय? देखिए रमन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के लोग ये झांसा देने में बहुत तेज आगे हैं। अभी हमारे देवेंद्र जी ने बहुत बेहतरीन बात की उन्होंने, कि ये लोग झूठ बोलने में मतलब प्लान वे में झूठ बोलते हैं। और आपको होता है बड़े बड़े विज्ञापनों में ये लोग झूठ का जो है प्रचार करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अभी तो मैं अभी सुन रहा था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 5वीं इकोनॉमी की बात कर रहे थे। और आपको बताऊं कि बीजेपी आईटी सेल वाले तो तीसरी इकोनॉमी की बात करते हैं। अभी उनके जो व्हाट्सएप ज्ञान आता है, जो शायद हमारे पांडे साहब सुन रहे होंगे, जानते होंगे, ये लोग फैलाते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि जो 3 लाख करोड़ का पिछली बार एमओयू साइन किया था, लखनऊ के अंदर मैं बैठा हूं, एक कोई काम आप बता दो। अगर एक कोई काम आपने जो एमओयू साइन किया था, आपने जो इन्वेस्टर सबमिट करी थी, उससे कोई एक काम कोई अगर आप बता दो,
फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूं। दूसरी चीज आप मुझे बताइए, इसी लखनऊ के अंदर आपने कहा कि माहौल बनाने की बात आप कर रहे थे, आपने क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया? आपने कोई हॉस्पिटल बनाया? आपने कोई क्या नाम, जैसे हम लोग, हमारी जो सरकार थी पिछली बार हम लोगों ने सबमिट करी थी, आपको बताता हूं मैं, मेदांता हम लोग लेके आए, SCL में जो आज के टाइम लमसम 10,000 लड़के नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका अमूल का प्लांट लगा, आपका पराग का प्लांट लगा, ये सारी चीजें, ये हम लोगों ने धरातल पे काम ये करके सारी दिखाया। चीजें मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं रमन सर, मुझे प्लीज इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे पूछो, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था कि आप सोचिए हम लोगों ने धरातल पे करके दिखाया, और ये डबल इंजन बोलते रहते हैं। अरे भैया आपका डबल इंजन है, डबल व्यवस्था है, डबल सिस्टम है। लखनऊ में तो आपका ट्रिपल इंजन है लमसम, यहाँ तो 20 साल से नगर निगम भी आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है। आप 100 स्मार्ट शहर की बात करते हो और केवल भ्रष्टाचार का मनोज अग्रवाल जी से पूछते हैं। चलिए मनोज अग्रवाल जी, विपक्ष का यह कहना है कि इससे पहले भी जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसका कोई माकूल रिजल्ट नहीं दिखता है, धरातल पे ग्राउंड पे कोई रियल रिजल्ट नहीं दिखता है, और ऐसे में मंत्री वहां जा रहे हैं, मंत्री इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बन रहा है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और किस नज़रिए से देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को कि यूपी में इस तरह का अनुकूल माहौल तैयार हुआ है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखिए रमन जी, जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल चैलेंज होता है कि हमें आगे बढ़ना है जी, और मुझे लगता है कि अच्छा डेमोक्रेसी वो है जिसमें कि इस तरह की चर्चाएं हों और प्रामाणिकता के साथ चर्चाएं हों, और ये कहना कि किसी रिजिम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, मेरे ख्याल से वो भी बेईमानी एक बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इधर कुछ चीज़ें हमें स्वीकार करनी होगी और उसमें हमें संशोधन यदि आवश्यक है तो निश्चित तौर पर सुझाव की बात हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक जो छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में उसका जो स्ट्रक्चर है कि क्या हमने खरीद करके लगाया। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है, जो हमारे यहाँ एक कमी रहा करती थी, हमेशा से रहा करती थी। दूसरा, अगर हम रोड नेटवर्क में बात करते हैं तो जिस तेजी के साथ बढ़ा, ऐसा नहीं सब कुछ यही बढ़ा है, लेकिन जिस तेजी के साथ बढ़ा है, और निवेश का उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, और वो कमजोरी मैं वहां से अगर एक लाइन कहूं कि 50 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से कम रहा, ज्यादा रहा। उसके बाद लगातार कम होता चला गया। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजें हुई, ऐसा नहीं पॉजिटिव नहीं हुआ। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग किसी ने दिया तो उत्तर प्रदेश ने दिया। इसी प्रकार से यदि हम और चीजों में देखते हैं, बहुत सी चीजों में दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश को बदले में क्या मिला? उत्तर प्रदेश राजस्व के मामले में या कहें कि वित्तीय अनुशासन के मामले में पिछले 20-22 वर्षों से देश में अग्रणी राज्य है, लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा पाए थे। चुनौती यहां पर ही, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश से कोई काम नहीं किया। अब क्या है कि जितना उत्तर प्रदेश पीछे हो चुका था अन्य राज्यों के मुकाबले, उस कमी को दूर करने के लिए हमें छोटे कदमों से काम नहीं चल सकते। बिल्कुल, हमें आवश्यकता है बड़े कदमों की और तीव्र कदमों की। और मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से जिस प्रकार से पिछला आया, कभी भी कोई भी एमओयू, विश्व का रिकॉर्ड है, 100% कभी नहीं होता और 0% भी कहीं नहीं होता है। ये होता है कि कितने प्रतिशत आया और किन परिस्थितियों में आया, क्या हमारा जो है निवेश का अनुकूल वातावरण है। गवर्नेंस के मामले में निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत से राज्य अब उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मिसाल मानने लगे हैं। क्या यह उत्तर प्रदेश के लिए अभिमान और निवेश के लिए आकर्षण का बिंदु नहीं हो सकता था? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोरी यदि दो रही हैं, पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा पुअर गवर्नेंस। हालांकि दोनों एक ही बनते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग करता हूं कि क्या इन दोनों चीजों पर हम कंट्रोल पा पाए। निश्चित तौर पर कंट्रोल मिला है। और तीसरा, जिस तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगभग टॉप पर आया है। यह निवेश के लिए आकर, यही वजह है
कि लगातार जो राजदूत हैं भारत में, जो विदेशों के राजदूत हैं, वो यहाँ आते रहे, अपना बिजनेस एक्सप्लोर करते रहे। उन्होंने अगर फीडबैक दिया तब जाकर के आज जो ये प्रयास हो रहे हैं, मुझे लगता है काफी हद तक अभी इसमें और तेजी आएगी। अभी ये प्रारंभिक दौर है, क्योंकि फरवरी में मीट होना, तब तक मुझे लगता है बहुत कुछ निकल करके सामने आना चाहिए। ठीक बात है जी, ठीक। हाँ, सर जरा चंचल यादव कुछ बोल रहे थे आप। मनोज सर, आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि कोई भी एमओयू साइन होता है वो 100% भी नहीं होता है और 0 भी नहीं होता है। आपने कहा परसेंटेज में होता है, तो मैंने एक सीधा सा सवाल किया था, शायद हो सकता है आप जवाब दे, बीजेपी के लोग तो जवाब नहीं दे पाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि लखनऊ के अंदर, इस लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर जो आपने 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया था, उसका कितना % धरातल पे आया है? और डबल इंजन की सरकार थी, डबल व्यवस्था थी, डबल सिस्टम था आपका। और आपने आपने बखान कर दी है। नहीं, एक मिनट, आपने ऐसी बात भी कह दी है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम लोगों ने लखनऊ मेट्रो की बात किया, मौसी से लेकर म्युनिसिपल मेट्रो बनाई, एक भी पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए हमारे मुख्यमंत्री जी। और हम लोगों ने जो डेवलपमेंट रखा था यहाँ पे, उस डेवलपमेंट को अभी आप चकगदरिया सिटी हम लोगों ने बनाया। मनोज जी चूंकि पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए पहले उनका जवाब ले लीजिए। हाँ जी मनोज जी। देखिए चंचल जी, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं उलझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। मुझे लगता है उसका बेहतर जवाब अशोक पांडे जी देंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा कि हमें व्यावहारिकता में देखना चाहिए। केवल लखनऊ मेट्रो एक हमारा इंडिकेटर नहीं हो सकता है। सर, नहीं, मैंने कहा ना कि इस तरह की डिबेट में अशोक पांडे जी आपका जवाब देंगे, लेकिन यदि आर्थिक विषयों पे आप चर्चा करें, मैं करूंगा। लखनऊ मेट्रो की चलिए एक मैं आपको केवल इंस्टेंस देता हूं। आप प्रदेश में देखें कि आपके समय एक क्रमिक विकास होता है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से पिछला 0 रहता है और उसके बाद विकास होता है। क्रमिक विकास में तेजी क्या आती है, यह महत्वपूर्ण होता है, निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। और जहां तक मेट्रो की बात रही, एक इंडिकेटर का मैं छोटा सा जवाब दे दूं, पता नहीं आप संतुष्ट हो या ना हो, वो मेरा विषय नहीं है कि कितने शहरों में मेट्रो का विकास किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि लखनऊ मेट्रो का एक पिलर आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा है, एक व्यावहारिकता का भी होता है, उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होती है। कई चीजों पर इसका निष्कर्ष निकलता है। मुझे लगता है आप शायद मेरा पॉइंट समझ रहेंगे। और आप दोनों ने एक चीज कही कि 3 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। 3 लाख करोड़ का एमओयू नहीं था, वो लगभग 4,60,000 का एमओयू था। चलो अब 4,60,000 और भी तो कम से कम मैं यही पूछ रहा था कि मैंने लखनऊ मेट्रो की बात नहीं की, हमारी सरकार ने कानपुर मेट्रो का स्टार्ट करा, हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का काम किया हम लोगों ने स्पीड में। 3,71,000 करोड़ का पहला एमओयू पहले ग्राउंड सेरेमनी में था, और 4 लाख के आसपास, 4 लाख जो सेकंड। और मनुष्य जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हम कह रहे हैं आपने कौन सा बिजली का प्लांट लगा दिया, आपने बिजली की आपने बात करी, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने डायल 100 पुलिस को सशक्तिकरण किया, पुलिस को सशक्त बनाया, 10 वुमेन पावर लाइन लेके आए हम लोगों ने, महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन लेके आए। अशोक पांडे जी ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा क्या कर दिया कि हर जिले में निवेश का माहौल है, और नोएडा को अगर छोड़ दिया जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ऐसे शहर जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हब भी बना हुआ है, चाहे वो स्मार्टफोन के प्रोडक्शन का हब हो, या फिर आईटी कंपनीज का हब हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हब हो। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो यूपी के अन्य जिलों में आपने इस तरह का क्या माहौल बनाया है कि लोग इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करें? देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि जिस जिले की जो चीज मशहूर है उन चीजों को विकसित करने का, उन उद्योगों का, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी है, बनारस में बनारसी साड़ी है, जौनपुर का चमेली का तेल है, बनारस की बनारसी साड़ी किस कंडीशन में है, भदोही का कालीन उद्योग किस कंडीशन में है आज की तारीख में? आज की तारीख में अशोक जी आप भी बनारस से बैठे हुए हैं, सुनिए, बनारस पहले आके देखिए, बनारस को देखिए, वहां बैठ के सीट पर मत बोलिए। लालपुर में जिस तरह से हथकरघा की को बढ़ावा देने का हमने किया है, जिस तरह से तमिल समागम हमने किया है, बनारसी साड़ी के लिए लाइन लगी है। बनारस में जिस तरह से कॉरिडोर बना है, चले आइए, रिक्शे वाले, ठेले वाले, भोजन वाले, नैया वाले, सभी लोग आज बहुत तेजी के साथ यहाँ लोगों का घर चल रहा है। मेरा ये मानना है
कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल है, हर जिले की उन चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे पांडे जी, हैं। बनारस को जो लेकर इन के ही लोगों मैं आपसे डिबेट कर लेता इन हूं। लोगों की जिन बोलिए, लोगों चंचल के यादव, चलते बोलिए। पिछड़ पांडे गया था, साहब, ये मैं वही बनारस को लोग लेकर हैं आपसे सवाल जिन पूछ लेता लोगों हूं। आउटर रिंग रोड हम लोगों ने चंचल यादव कुछ सवाल पूछ रहे थे, अशोक पांडे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी, उनसे। चंचल यादव। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बेहतरीन बात की। कस्टोडियल डेथ में अभी हमारे, मैं देख रहा सुन रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो रही थी। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। शायद पांडे जी एनसीआरबी की डेटा एक बार पढ़ लेंगे तो शायद जानकारी मिल जाएगी। महिला अपराध में नंबर 1 है। उन बातों को छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं। आप बोले थे वाराणसी को डेवलपमेंट को लेकर के, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 3-4 काम के अलावा आप मुझे काम बता देना। हम लोगों ने रिवर फ्रंट बनाया, बड़ौदा नदी का कॉरिडोर का रिवर फ्रंट। उसके अलावा हम लोगों ने आउटर रिंग रोड वहां पे बनाया। इसके अलावा हम लोगों ने सकरी गलियां थी, आपको याद होगा पांडे साहब, सकरी गलियां थी, हम लोगों ने गलियों को चौड़ीकरण करने का काम किया, और जो वाराणसी था उसको सुंदर बनाने का काम किया। और शायद आपको याद होगा हमारी कैबिनेट ने जो क्या नाम काशीनाथ बाबा का जो कॉरिडोर है उसको अपने कैबिनेट से पास करा करके आगे बढ़ाने का काम किया। उसके ऊपर आप, इसके अलावा आप अभी चले जाओ, रोडवेज बगल में है, इतनी गंदगी है, इतना कूड़ों का अंबार है। आपके वहां पे मेयर भी हुआ करते हैं। अभी आपने बताया कि आप चले आओ, वहां स्टूडियो से बैठ के देख रहे हो। मैं अभी वाराणसी अभी जल्दी होके आया था। केवल वो बाबा काशीनाथ का कॉरिडोर के अलावा पूरा शहर आज गंदगी से भरा हुआ है। और आप कैसे भूल सकते हो, एक पुल वहीं पे गिर जाता है जो बना निर्माणाधीन पुल था, और बीजेपी के ही एक किसी ठेकेदार कोई नेता थे, उनके जानने वाला का था, एक अचानक से गिर गया। अशोक पांडे जी से जवाब आप कोई काम बताओ, बनारस के अंदर आपने क्या काम किया? देखिए, बनारस में एक रामनगर का पुल था जो पास था मुलायम सिंह जी के जमाने में। मुलायम सिंह जी नहीं बनवाए, फिर मायावती नहीं बनवाई, योगी जी आए, 3 महीने में तैयार हो गया और रामनगर बनारस से जुड़ गया। ये भी इनको बता दीजिए। बनारस में 3 महीने में बना दिया, फिर लगता है, फिर झूठ की फागिंग होती है। दुर्भाग्य ये है कि जो काम हम करते हैं वो अखिलेश जी का सपना हुआ करता है। ये दुर्भाग्यजनक है। जो हम कर देते हैं आप मुझे बताओ ना, सपना था। मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले यही लोग हैं। अपराधियों की बहुत लंबी फहरिस्त है पांडे साहब, यही लोग हैं जिसके बीजेपी में बहुत लंबी फहरिस्त है। और अभी आप ही के पूर्व मंत्री, गृह राज्य मंत्री भगौड़ा घोषित हो गए हैं। उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? अखिलेश, उनके घर बुलडोजर कब चलवाएंगे आप? मुझे बताइए ना। उसके लिए उद्योग लगाने को तैयार, उसके लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, नोटिस चस्पा हुई है, लेकिन उनके यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? सड़कें दी हैं। अरे क्या सड़कें दी हैं? मैंने आपसे पूछा तो आप बताओ कौन सा काम किया आपने? रामनगर के पुल को 3 महीने में बना दिया। ये जो झूठ भारतीय, चलिए हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी भी हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग मनोज अग्रवाल जी भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं उनसे पूछूंगा। मनोज जी, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात जहाँ तक आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ तक आती है, गवर्नमेंट प्रचारित कर रही है और बीजेपी भी प्रचारित कर रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके ज़रिए हर डिस्ट्रिक्ट को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, एक नई पहचान मिल रही है, और उन प्रोडक्ट्स को बाहर बेचा भी जा रहा है और उनको ख़रीदने के लिए ख़रीदार भी आ रहे हैं। मेरा कंसर्न ये है कि जो पिछले समय में, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले समय में भी, चाहे अभी बनारस की साड़ी की बात चल रही थी, बनारस की साड़ी का उद्योग हो, कालीन का उद्योग हो, भदोही का, इसके अलावा जितने लोकल इस तरह के प्रोडक्ट थे वो कहीं ना कहीं दम तोड़ते नज़र आ रहे थे। मेरा कंसर्न ये है कि कोई भी कंपनी बाहर की अगर आती है इन्वेस्टमेंट करने, तो वो नोएडा में ही इन्वेस्टमेंट करके, नोएडा में ही और हैदराबाद में या इन जगहों पे जहाँ पे उसको लगता है कि आईटी, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों में ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर होता है। रिटेल सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे लखनऊ में लुलु मॉल के रूप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में इस तरह का माहौल क्यों नहीं बन पाता है? मनोज जी। रमन जी, जहाँ तक बात आपने कही, एक तो उत्तर प्रदेश का व्यवहारिक पहलू ये है कि यहाँ पर जैसे गुजरात या अन्य इस तरह के तटवर्ती जो राज्य हैं, उस तरह के बड़े उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो है एमएसएमई का, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो आ रहा है, और उसमें निश्चित तौर पर एक वही मॉडल है। और इसका एक अगर हम परिणाम देखते हैं
तो परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा इंडिकेटर मैं देता हूं कि ये डेटा CMI का है, जो मुंबई की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो लगातार बता रही कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर कम हो रही है और इसका कारण है, देखिए उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में क्षमता नहीं थी, क्षमताओं को लिंक करना और उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना कितने समय में बनाते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि अगर कोई चीज बनाया गया वो 15 साल में बने, 20 साल बने, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। उससे उसका लाभ मिलने के बजाय वो नुकसान में परिवर्तित होता है। तो जो रणनीति है, बिग पुश की इफर्ट है कि यह तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में कोरोना काल को भी अगर हम देखते हैं तो उस कालखंड में भी उत्तर प्रदेश रुका नहीं था। ये उत्तर प्रदेश का फीचर रहा है। और उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा जो फैक्टर है जो है कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर बड़ा स्ट्रांग है। आज अगर हम शिक्षा में देखते हैं तो निवेश तेजी से उत्तर प्रदेश से बढ़ रहा है, हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है, आप अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर जाएंगे वहां बढ़ रहा है, टूरिज्म में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज बनारस की एक चर्चा आई, फुटनोट के तौर पर मैं देता हूं, वहां का मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूं। एक चीज जो जैसे किसी जानने वाले की बात आती है, और यहाँ 2 विद्वान बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बनारस को लग रहा है बिलोंग करते हैं, वो बताएंगे कि बनारस का टूरिज्म कितना बढ़ा है, क्या ये आय सृजन का माध्यम नहीं हो सकता। कुंभ मेला जो प्रयागराज में हुआ था, क्या बहुत बड़ा मॉडल नहीं था आय सृजन का लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें हमको देखना होगा। हमको केवल बहुत बड़ी फैक्ट्री के रूप में उत्तर प्रदेश को अब न देखा जाए, उसको MSME और इस प्रकार के अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्रीकल्चर की एनर्जी, इन सब को देखना होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। हम बहुत सीमित दायरे में अपने चर्चा को रखते हैं, व्यापक चर्चा लाएं, और मुझे लगता है इसी से हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में सफल हो पाएंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, कांग्रेस प्रवक्ता। देवेंद्र जी, रमन भाई, मैं कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और बहुत सारे चैनलों पे अपनी बातों को रखते हैं। हम उनके द्वारा जो भी चीज़ कहा गया है उस पर हम प्रश्न नहीं खड़ा करूँगा, गुरु जी हैं। हाँ, जो मैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं अपने सरकार का जो महिमा मंडप कर रहे हैं, अभी बहुत रमन भाई, एक 15 दिन पहले का एक सामाजिक, हम गोंडा जिले से आता हूँ और देवी पाटन मंडल का एक कार्यक्रम था, तो उसमें सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक लोग थे, मैं भी वहाँ पे था। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लगभग चारों जिला, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के हमारे मित्रगण थे। ऐसे बात चल रही थी, तो वहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे, सांसद, विधायक और बहुत सारे संगठन के लोग, तो मैंने ऐसे मजाक में पूछा कि अरे भाई सांसद जी, गोंडा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है। हमने बलरामपुर वाले से पूछा, हम जानना चाहते हैं। हम श्रावस्ती वाले से पूछा, हम गोंडा वाले से पूछा। रमन भाई, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि ने अपने ज़िले के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नाम तक नहीं बताया है। ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम पे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ। रही बात इनका जो चाल चरित चेहरा है, जो ये भ्रष्टाचार मुक्त जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहीं पे विश्वविद्यालय है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 2 टर्म पे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर विनय पाठक जी। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। उसके बाद में इस समय जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के वाइस चांसलर हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत संगीन जो है उनके ऊपर आरोप लगे। रमन भाई, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़ते होंगे, देखा होगा, और हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप हैं। न जाने कितनी अनियमितता उन्होंने नियुक्तियों में किया है, परीक्षाओं में किया है। घपला चरम पे है। आगरा में, कानपुर में, अभी भी कानपुर में वो जो है वाइस चांसलर के जैसे गरिमामय पद पे बने हुए हैं। STF जांच कर रही है, STF ने बाकायदा कोर्ट से भी सब कुछ हुआ।
आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है। और भाजपा के, आरएसएस के बड़े बड़े नेता उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का, इनके सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये कोई सामान्य घटना की मैं चर्चा नहीं किया हूं रमन भाई। ये घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि हम शिक्षा जगत से हम लोग आते हैं, आज पूरे देश में विनय पाठक जी के जो विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से विनय पाठक के नेतृत्व में एक सोची समझी संगठित तरीके से लूट हुई है, अनियमितताएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका आज तक, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के बड़े बड़े नेता और सरकार के बड़े बड़े मंत्री उनको बचाने का काम कर रही है, और पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है। केवल जनता के आंख में धूल झोंकना, केवल झूठ बोलना और प्रचार तंत्रों के माध्यम से केवल झूठी प्रचार करना, ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो बचने वाला नहीं है। अरे मैं बताइए, आप उत्तर प्रदेश के, आप भारतीय सत्ता दल के प्रवक्ता हैं, आप बताइए विनय पाठक जी की अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है? एसटीएफ बार चाह रही है अरेस्ट करने के लिए, कोर्ट भी कह रही है, तो उसके बाद में सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग उनको बचा रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना की चर्चा नहीं किया है। और वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि कई सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर वो चेयरमैन भी बना बैठा हुआ है। जी अशोक पांडे जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और करनी में अंतर मत कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे कम से कम हम लोग भी देश देखना चाहते हैं, सुन लीजिए उनका जीरो टॉलरेंस सुन लेते हैं। इस तरीके से विनय पाठक जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी तरीके उत्तर प्रदेश के जो है निवेश भी ला रहे हैं। अशोक पांडे जी, प्रोजेक्टों का नाम बता दीजिए ईमानदारी से कि जब से योगी जी की 6 साल हो गया, पौने 6 साल सरकार, कौन सा ऐसा जो है उन्होंने निवेश यहाँ पे लेके आए, कौन सा ऐसा? चलिए अशोक पांडे जी पहले बोलने दीजिए ना, उनको उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात अभी कंप्लीट हो जाने दीजिए। काम हुआ है, वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है, रोजगार मिला है, हमारे पास वक्त की कमी है, चरम पे है, वक्त की कमी है। अशोक पांडे से रिएक्शन लेने दीजिए। जनता त्राह कर रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है। चलिए अब हमारे पास ठप है, और केवल अब हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चंचल यादव, आप अपनी बात बोल दीजिए, ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम नहीं है। ये लोग बस केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं। अगर आप देखें, अभी सवाल किया गया है कि आप बताओ कौन सा आपके यहाँ इन्वेस्टर समिट में कोई कंपनी आई हो लखनऊ के अंदर या कहीं किसी भी प्रदेश में किसी। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पांडे जी, चंचल यादव जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मनोज अग्रवाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। ये पोर्ट सिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से ऐसी अवस्था में नहीं है जहां से बिजनेस को बहुत बढ़ाया जा सके, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ज़रिए काफ़ी कुछ हो सकता है। और रही बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगा, तो कोई भी कंपनी आएगी, कोई भी इन्वेस्टर आएगा पैसा लगाने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।